नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। भारतीय राजनीति में कई फैसले लिए जा रहे हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन उन फैसलों को रिवाइज करते हुए विपक्ष ने उन फैसलों को लेकर कई बार सवाल भी खड़े किए। जाहिर बात है कि बीजेपी अपनी एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है, न सिर्फ इन फैसलों के मद्देनजर बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी कर रही है तैयारी। आज भारतीय राजनीति में इस बदलते परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका द जेसी शो में। सर, एक के बाद एक मोदी सरकार ने 3 मामलों में यू टर्न लिया है। इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? It's not a U-turn, it's U-turn only in public perception. In fact, it is a recognition of ground realities and respecting the public opinion or the opinion of the nation, opinion of the people, which keeps on changing. और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आम इम्प्रेशन देश में इस तरह का हो गया है कि 240 सीट आने के बाद पार्टी के पास बहुमत नहीं रहा, रूलिंग पार्टी के पास, इसलिए सहयोगी मनमानी करते हैं और सरकार से यू टर्न कराते हैं। ऐसा नहीं है, यू टर्न है ही नहीं, रीथिंकिंग जैसे मैंने आपसे कहा। और नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में हुआ था, जब भूमि अधिग्रहण कानून था उसमें बदलाव आए थे, फिर वापस लिया गया था आफ्टर प्रॉपर फीडबैक, प्रॉपर कंसिडरेशन। दोबारा फिर से जो हुआ तो 3 किसान कानून आए थे, कृषि कानून जो है उसमें किया गया था, सरकार पूरे बहुमत में थी। तो ये जो परसेप्शन बना है ना कि सरकार आज डिसाइसिव मोड में नहीं है या सरकार डोमिनेटिंग मोड में नहीं है या प्राइम मिनिस्टर पे दबाव है, ये सही नहीं है। पब्लिक परसेप्शन में आप इसे यू टर्न कह सकते हैं, एक्चुअल में तो ये रिकन्सिडरेशन है जिसे कहना चाहिए। एंड दिस इज़ नथिंग न्यू। किसी भी लोकतंत्र में इन चीज़ों का होना कोई नई बात नहीं है। कारण क्या, जब आपको प्रयोग करते हैं जनता का रिएक्शन आता है, और लोगों का रिएक्शन आता है, आपको लगता है कि रिएक्शन लॉजिकल है और बिल्कुल ठीक बात आ रही है, तो आप उसको रिकन्सिडर करते हैं। तो ये तीनों ही जो कानून आप बता रहे हैं, तो उन तीनों में ये हुआ है कि विड्रॉल कहीं नहीं है। तीनों ही कानून आप इसको नोट करके रखिए, बहुत जल्द वापस आएंगे और संशोधनों के साथ वापस आएंगे। तो संशोधन बन जाएंगे थोड़े दिनों में, आप देखिए। और ये तीनों कानून जो हैं वापस पास होंगे कंसर्न प्लेटफॉर्म पे जो है, और ये कानून बनेंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें हो सकता है। तो अपेरेंटली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि देखने में यू टर्न लगते हैं, एक्चुअली इट इज़ रिकग्निशन ऑफ grassroots feedback, grassroots public and the sentiment of public and the people who are supporting the government. जी। तो सर, एक सवाल ये भी आता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए चिराग पासवान हो, जेडीयू हो, टीडीपी हो, इन लोगों ने इस बिल का विरोध कैसे किया? ये नैतिक दुस्साहस है, एरर ऑफ जजमेंट है, अनएथिकल है, मॉरली करेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर आपको कोई असहमति व्यक्त करनी है, विरोध करना है सरकार के प्रस्ताव का, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या, मंत्रिमंडल से बाहर आइए, इस्तीफ़ा दीजिए, राष्ट्रपति आपका इस्तीफ़ा मंजूर करें, तब आप मुक्त हैं अपनी बात कहने के लिए जो है। अदरवाइज देयर इज ए सेंस ऑफ थ्योरी ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आप सरकार के फैसले का आप इससे विरोध नहीं कर सकते क्योंकि आप पार्टी हैं उसके अंदर जो है। तो जो हो रहा है, तो अगर इसको थोड़ा मैं डिस्टेंटली कहूँ तो थोड़ा सा अनुशासनहीनता की श्रेणी में भी आता है। तो अब लोग सब वॉच कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी इज वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स। जिस दिन कोई तीसरी आँख खुलेगी, निकाल बाहर करेंगे इन सबको कैबिनेट से। आप देखना इस बात को, या तो अनुशासन में रहो और या कैबिनेट से बाहर जाओ जो है। तो नाउ पीपल आर वॉचिंग नरेंद्र मोदीज मूड, एंड जिसे कहते हैं लॉन्ग रोप, कि लॉन्ग रोप को कितना देते हैं, कितने लोगों को देते हैं, कितनी लंबी देते हैं। इट इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न, इज ए सब्जेक्ट ऑफ एंग्जाइटी। लेट्स सी। सर, अमित शाह ने कश्मीर से जुड़े 10 सवाल राहुल गांधी से पूछे हैं, और यू लाइक टू से समथिंग ऑन दिस सेंसिटिव इशू। और साथ ही सर, क्या कश्मीर में राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती का संभावित गठबंधन कहीं आत्मघाती कांग्रेस के लिए तो नहीं सिद्ध हो? अमित शाह क्वेश्चन आर वेरी लॉजिकल, एक्चुअली ब्रिलियंट पॉलिटिकल मूव जिसे कहना चाहिए। 10 में से एक क्वेश्चन उनका ऐसा है जिस पे कांग्रेस क्लीन बोल्ड है, राहुल गांधी क्लीन बोल्ड हैं आज एक क्वेश्चन पे, और वो ये कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया है। उनका जो एजेंडा है फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला का, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या आप उसे एंडोर्स करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ में मृत्यु है, पॉलिटिकल सुसाइड है। हाँ ये है कि क्या आप अलग झंडे का समर्थन करते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या 370 और 35 को वापस लाना चाहते हैं? आप बताइए कौन सी नेशनल पार्टी आज इन दो में, कश्मीर को छोड़ के, रीजनल पार्टीज़ को छोड़ के, कौन सी नेशनल पार्टी ऐसी है जिन पे हाँ भर सकती है? 370 इज हिस्ट्री ओनली नाउ। आप देखिए, अभी राहुल गांधी गए थे श्रीनगर, तो मुझे किसी ने कहा कॉफ़ी पी रहे थे कहीं या डोसा खा रहे थे, उनकी आदत है अभी।
आम आदमी से मिलने की, जाने की, चाय पीने की, अच्छी बात है जो है। पर कोई पूछिए आप उनसे कि अगर 370 नहीं होता और ये नॉर्मल लाइफ नहीं होती तो क्या आप डोसा खाने, कॉफ़ी पीने श्रीनगर में जा सकते थे, मूव कर सकते थे? कैसा नहीं कर सकते हैं। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए थे एक फंक्शन में, उन्होंने सवाल उठाया कि आप देखिए इस तरह से। तो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि आप खड़े होइए उनके साथ में, पार्टियों के साथ में। अब तो महबूबा आ रही है पीछे पीछे, वो भी कह रही है मेरे को शर्त है मुझे, मैं भी आ जाऊँगी। इसका मतलब ये है कि फिर आप कांग्रेस विद इन ब्रैकेट जम्मू कश्मीर करके चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस अखिल भारत कांग्रेस ऑल इंडिया करके आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इन दो मुद्दों पे अगर आप उनके साथ खड़े हैं और वो एक्सटेंशन अगर पूरे इंडिया में लागू होता है, सुसाइडल है, आप मान के चलिए इसको, तो आत्मघाती है। तो अमित शाह तो मास्टरमाइंड तीर चल दिया है वहाँ पे, और बड़ी शालीनता से चल दिया, सिंपल कहा है 2 लाइनें। क्या आप सहमत हैं, क्या आप समर्थन करते हैं इसका? इसका कोई जवाब नहीं है। तो अगर ये चुनाव कश्मीर का जीत भी जाएँ एक पल के लिए, मान लो कांग्रेस अगर एक पल के लिए इनके साथ मिलकर चुनाव जीत जाती है वहाँ पे एज वन ऑफ द पार्टनर्स, तो पूरा देश खो देगी, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा ये भी आत्मविश्वास है, इसके अंदर असेसमेंट है मेरा कि कांग्रेस में से कंसेंसस नहीं हो सकता। कांग्रेस इटसेल्फ के अंदर इस पर विरोध होगा, अंतर्विरोध के स्वर होंगे इसके अंदर कि क्या कर रहे हो, एक 2 सीट लेने के लिए या एक छोटी सरकार बनाने के लिए जिसका भविष्य तय नहीं है। अगर सरकार वहाँ बन भी गई वहाँ पे, तो 3 महीने बाद कौन सी पार्टी छूट जाएगी? महबूबा अलग हो जाएंगी कि फारूक अब्दुल्ला अलग जाएंगे कि कांग्रेस के कोई अलग हो जाएंगे? आप कह नहीं सकते। दैट विज है। तो समझ नहीं आ रही कैसे हो रहा है ये। लेकिन अगर आप कश्मीर में खड़े हैं तो आपका स्टैंड ठीक लगता है लोगों को। महबूबा ने जैसे कहा है कि मैं उसका समर्थन करती हूँ विच इज़ पीपल्स मूव, पीपल्स डिमांड। तो ठीक है, पीपल तो चाहते होंगे वहाँ की आज़ादी, कुछ एक जो ग्रुप्स हैं मुस्लिम वोटर्स के सारे जो हैं ये, लेकिन नेशन में तो डिफरेंट है ना स्थिति। आज कश्मीर से बाहर आते आप 370 को अपोज कर सकते हैं क्या? आप बताइए मुझे, नहीं कर सकते हैं जी। तो अमित शाह मूव इज़ पॉलिटिकली मास्टर कार्ड और कांग्रेस अपीयर्स टू बी क्लीन बोल्ड। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट इन द कमिंग डेज। और जहाँ तक कश्मीर के चुनावों का प्रश्न है, लेटेस्ट इनपुट आया है कि लद्दाख में 5 नए ज़िले बनाने की घोषणा हुई है। इट इज़ ए वेलकम मूव इफ़ इट इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लेट्स वेलकम दिस मूव। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि चुनाव के बाद जो प्रतिबंधित संगठन हैं, क्या उनके सदस्य इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंच सकते हैं? ये एक बहुत चिंता का विषय है जो है। पहले पिछली बार लोकसभा में 3 लोग जीत के आ गए अलग से, वो पंजाब वाले खालिस्तान की बात कर रहे थे, बैठे बैठे निर्दलीय वहाँ जेल में चुनाव जीत गए। आप देखिए, एक कश्मीर के थे वो इंडिपेंडेंट जीत गए, तिहाड़ जेल में बंद है यहाँ पे, दैट वे जो है वो यहाँ जीत गए। तीसरे वो जो पंजाब में हैं, एक उग्रवादी थे, उनके बहुत क्लोज रिलेशन में हैं, वो चुनाव जीत गए। 3 लोग वहाँ पे जो है चुनाव जीत गए, वहाँ पे फरीदकोट सीट जो है वहाँ से वो चुनाव जीत गए। अब बात आ रही है कि जमात जो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन है मेरे ख्याल से कश्मीर में जो है, उसके जो मेंबर्स हैं, एक्स मेंबर्स हैं, वो जो है निर्दलीय होकर खड़े होंगे और आप देखना जीतेंगे कई सारे लोग उसमें जो है। तो देश के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई 370 के बाद। अमित शाह के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए एक थॉट हो गया है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो गया है लॉ मिनिस्ट्री प्लस अमित शाह प्लस अदर्स के लिए कि क्या करें। ये तो बैकडोर एंट्री से आ रहे हैं, भले जेल में बंद पड़ेंगे लेकिन जीते हुए तो है ना, वो कभी न कभी तो बाहर आएंगे और जेल के अंदर रहेंगे तब भी वो अलगाववाद की जो भावना है या उनकी जो फिलॉसफी है वो तो सुलगती रहेगी ना, जेल के अंदर भी आगे बढ़ती रहेगी। और कम्युनिकेशन की दीवारें थोड़ी होती हैं, जेल से लोग सरकार चला रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, कई जगह ऐसा होता है, लोग जेल चले जाते हैं लेकिन काम होता रहता है सरकार का काम नहीं रुकता है। वो एक अलग बात है कि सरकार का काम नहीं रुकता इसलिए जेल से भी काम करना पड़ता है, मान लीजिए, लेकिन अदरवाइज़ उसको छोड़ भी दें एक घटना को, तब भी लोग जेल से काम करते हैं ना। माफियाज़ को आप देखते हैं ना, माफियाज़ बंद हो जाते हैं लेकिन मोबाइल से इधर उधर से काम चलता है जेल से उनका सारा वहाँ पे जो है। तो ये तो एक बड़ा कंसर्न जो है ना, ग्रोइंग कंसर्न का सब्जेक्ट है देश के अंदर जो है। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया ये। आई होप कि सरकार समय रहते से कोई न कोई संशोधन कानून में ऐसा लाएगी कि ये लोग किसी तरह से, जो विधानसभा और लोकसभा है, इसमें किसी तरह से उग्रवादी बैकग्राउंड वाले लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएँ। ये नेशनल इंटरेस्ट में है और नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि होता है। सर, कोलकाता में जिस डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस की जो स्थिति हुई और उसके बाद वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो बहुत बदहाल हो रही है, आपको क्या लगता है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है? अब तो लगता है कि वो घड़ी निकल गई। घड़ी आई थी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले गवर्नर भी आए थे, कागज़ पत्र बना के लाए थे, राष्ट्रपति से मिले थे और इंडिकेशन मूवमेंट से ऐसा लगता था कि 356 लगाने की तैयारी हो गई है और वो लाए हैं वहाँ से। लेकिन अब मेरा असेसमेंट ये है कि मैं कल कलकत्ता गया था एक फंक्शन में, अब मेरा असेसमेंट ये है कि हालात काफ़ी नॉर्मल हैं और अब कोई ऐसा लगता नहीं है कि सरकार इस मुद्दे पे जाके ममता को बर्खास्त करे और एक पॉलिटिकल नया रिस्क उसमें ले।
और फिर एक ज्योतिष हैं डॉक्टर कुमार गणेश, उन्होंने अभी 4 दिन पहले कहा था कि वहाँ पे अगर ममता को आप बर्खास्त करेंगे भी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से जीतेगी और फिर अगर चुनाव होंगे तो फिर ममता ही वापस आएगी। ये तो ज्योतिष का आकलन है, अपनी अपनी बात अलग है, लेकिन कुल मिला के कहने का आशा मेरा ये है कि आज मुझे वहाँ राष्ट्रपति शासन की संभावना नहीं लगती है। फिर गृह मंत्रालय फाइनली तो सरकार कॉल लेती है सिचुएशन को देख के ओवरऑल जो है, तो आज तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के कोई आसार वहाँ पे हैं। अच्छा सर, मैंने सुना कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बगावत करके पार्टी छोड़ सकते हैं, ये सचमुच पॉसिबल है क्या? क्या है ना, पॉलिटिशियन के रिश्तेदार भी बड़ी प्रॉब्लम होते हैं, चाहे मायावती के रिश्तेदार हों, भाई हों, भतीजा हो, चाहे ममता के हों, एक ये इसको मतलब पॉलिटिकल न्यूसेंस मानते हैं परिवार राजनीति के अंदर जो है, तो उनका ठीक नहीं चल रहा है। उनको दीदी ने कई बार दिया है, सोशल मीडिया का चार्ज भी दिया था सीएमओ में, करो ये काम करो, उनका मन नहीं लगता, बात हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, अब तो चांस नहीं है ना, नहीं तो वहाँ मायावती का चांस है जो उनके वो बने भाई अब आकर के बने, और न इनके लिए कोई चांस है, तो फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर लोग कुछ आगे कर देते हैं, कुछ फिर रूलिंग दूसरी पार्टी के लोग भी कह देते हैं आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो उसी कुमार गणेश ने भविष्यवाणी की थी 5 दिन पहले कि आप आश्चर्य मत करना, अभिषेक बनर्जी और भाजपा मिलकर सरकार बना सकते हैं वहाँ। उसने भविष्यवाणी करी और परसों मैंने पढ़ा कि उन्होंने धमकी दी कि मैं 26 को इस्तीफा दे दूंगा। फिर दीदी ने उसको न्यूयॉर्क भिजवा दिया, पता नहीं कहाँ गए हैं वो, या जो भी सब कामों से अलग हो गए हैं ये, तो पता नहीं चलता कहाँ क्या है ये। तो आपने अभिषेक बनर्जी का कहा ना, तो अभी तो ये है कि ही इज़ टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ दीदी, ममता दीदी, ऐसा लगता नहीं मुझे कि कोई सिचुएशन है, लेकिन बट यू डोंट रूल आउट, इस संभावना का ज्योतिष का कहना ही बड़ी बात है। वो ज्योतिष जिसको कोई दूर दूर तक कल्पना नहीं है कि वो बंगाल में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है? वो बैठ के अचानक घोषणा कर रहा है बैठ के कि ऐसा हो सकता है। देखिए आप ये, तो ज्योतिष की बात को एक तरफ रखें, ठीक है, तो ज्योतिष के हिसाब से अगर किसी दिन ये सरकार बन जाए कलकत्ता में तो भी ठीक है, बाकी लगता नहीं। दीदी इज़ इन टोटल कमांड एंड कंट्रोल, जैसी भी स्थिति है वहाँ की। दीदी का एक ही सोल्यूशन है भारत सरकार के पास, 356, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। हिम्मत है, ताकत है, असेसमेंट है तो करो, नहीं है तो ठीक है, फिर मैनेज कर लो जैसे मैनेज करो। फिर चुनाव आएगा लोकतंत्र में, तो चुनाव में हराओ, फिर यही तरीका है धीरे धीरे भाजपा। लेकिन क्या करो, वहाँ चलता नहीं कुछ। भाजपा कितना उम्मीद थी इस बार वहाँ करने से, कितना कुछ हुआ था, लेकिन वहाँ कुछ वोट बैंक ऐसा बन गया है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि वो दीदी के पक्ष में वोट पड़ता है। स्ट्रक्चर इस तरह का हो गया वोटों का मिला के जो है। इसलिए पिछली बार कई बार किसी ने सवाल भी उठाया था कि 10 साल बाद जो है ना बांग्लादेश भी अल्पसंख्यक हो जाएगा, पता नहीं किसी ने कहा था, प्रोग्राम भी बना था वहाँ पे जो है। तो खैर बहरहाल आपका सवाल था अभिषेक बनर्जी और इनका, तो राष्ट्रपति शासन की भी संभावना मुझे नहीं दिखाई देती है। अभिषेक बनर्जी के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन मुझे डर है अगर उसे ऐसा करेगा तो उसका इसका हाल नहीं हो जाए। सोरेन ये आए थे अभी जो 7 आदमी लेके आऊँगा, चंपाई सोरेन, हाँ 7 लेके आऊँगा, 2 पे एक पे सिमट गया, 2 पे सिमट गया, ऐसा नहीं हो। तो अपने अपना प्रभाव है लोगों का जो है, उससे निकल के लाना मुश्किल, हर बार कामयाब नहीं होते मूव दैट वे जो है। एनी हाउ अभी अभिषेक बनर्जी आज की तारीख में कोई समस्या नहीं दिखाई देता है, विदेश चला गया है शायद। सर कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट के रोल को कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का रोल मिक्स रिएक्शन है कंट्री के अंदर। एक रिएक्शन तो ये कि आप एक जागरूक न्याय प्रणाली के नाते, एक जागरूक व्यक्ति के नाते, और जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है ना, एक प्रगतिशील व्यक्ति हैं, वो लिखते हैं, पढ़ते हैं, अपने विचार भी व्यक्त करते हैं, कानून के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों से बाहर निकल के सोचते हैं, फंक्शंस में जाते हैं। उनकी चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस की एक अपनी इमेज है कंट्री में। तो उन्होंने ये देखा कि जब देश में एनआरकी की स्थिति आ गई बंगाल में, न तो गृह मंत्रालय राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा रहा है, न लोकल पुलिस वहाँ काम कर रही है, और अराजकता की स्थिति है, तो उनकी आत्मा जागी और सुओ मोटो उन्होंने उसका कॉग्निजेंस लिया। और फिर जो देखा, काम तो लॉजिकल किए उन्होंने, उसमें जो किया उन्होंने, जैसे पहले तय कर दिया उन्होंने, मुद्दे तय कर दिए, चार्जेस तय कर दिए कि 14 घंटे एफआईआर नहीं हुई, तो पहले ये मुद्दा तय करो। फिर इसने नहीं क्या तय करो, उनके वो लाइट डिटेक्टर टेस्ट हैं वो भी लोगों के हो गए वहाँ पे, ठीक है, एफआईआर भी दर्ज हो गई, कानून भी हो गया। यहाँ तक तो ठीक है कि उन्होंने एक अंधेरे के अंदर एक रोशनी थोड़ी सी दिखाई, लेकिन बेहतर होता ये काम अगर होम मिनिस्ट्री करती, ठीक। लेकिन उस समय होम मिनिस्ट्री का असेसमेंट नहीं हुआ होगा, पूरा प्रोसेस चल रहा होगा वहाँ पे, तो पिक्चर में आए, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक वर्ग ने ये भी महसूस किया कि एग्जीक्यूटिव की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है सुप्रीम कोर्ट इस घटना से। जो एक आम चर्चा रहती है ना
एक्टिव जुडिशियल जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, तो वो तो नहीं कहूँगा मैं इस तरह का था, क्योंकि जनहित का काम था और पूरे देश में इस पर आमतौर पर एक सहमति रही सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बारे में। लेकिन एक वर्ग जो बहुत पढ़ा लिखा है, वकीलों का वर्ग है, लीगल एक्सपर्ट का जो वर्ग है या पॉलिटिशियंस का वर्ग है, उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा चला गया है एग्जीक्यूटिव रोल की तरफ, जुडिशरी रोल से हट करके। तो ठीक है, जब आप किसी पावर को एक्सरसाइज करते हैं तो 100% आप वैसा नहीं रह सकते कि भी कानून कायदे में जो बंधा हुआ है। कई बार क्या है, काम कानून में बिल्कुल ठीक दिखाई देता है आपको, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया बिल्कुल लॉफुल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका जो परसेप्शन है, एक वर्ग में परसेप्शन ये ज़रूर बना है कि थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव का रोल सुप्रीम कोर्ट ने प्ले किया, कई करते हैं, कई बार थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। सर बाकी ठीक है, ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट डिजर्व्स अ वोट ऑफ थैंक्स। सर इसी प्रकार बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा महाराष्ट्र बंद को असंवैधानिक घोषित किए जाने की जो घटना है उसके बारे में आपकी राय? 2 स्कूल की लड़कियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था, तो शायद 24 तारीख की बात थी, तो बंद का कॉल किया था उद्धव ठाकरे और शरद पवार, कांग्रेस वगैरह सब ने मिलकर जो है। तो कुछ लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है और उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो। ठीक है, वो चांस की बात है केवल कि सेंस प्रिवेल्ड अपॉन शरद पवार एंड उद्धव ठाकरे, और उन्होंने उसको बंद को वापस ले लिया। लेकिन साथ ही ये कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले का विरोध करते हैं, लेकिन बंद को वापस लेते हैं। अब एक पल के लिए मान लीजिए कि बंद को वापस नहीं लेते, तो ऐसी कौन सी मशीनरी है कोर्ट के पास में कि बम्बई और वहाँ भाई गिरी से गिरी पार्टी भी होगी तो 10-20 हज़ार लोग तो इकट्ठे हो ही जाएंगे ना। कहाँ हैंडल करोगे? होम मंत्रालय कहाँ हैंडल करेगा? एक इकबाल सिंह चहल क्या क्या कर लेंगे वहाँ, या देवेंद्र फडणवीस क्या क्या कर लेंगे वहाँ? ये बंद कल को रूलिंग पार्टी भी कर सकती है। चलो ये तो विपक्ष था, मैं कहता हूँ बंद तो सब करते हैं, दिल्ली में भी करते हैं, पूरे देश में करते हैं। तो बंद को कोर्ट के कहने से कोर्ट पास कर दे ऑर्डर। कोर्ट ने जजमेंट बड़ा प्रॉपर दिया है, डिटेल दिया उन्होंने कि इस वर्ष में पहले ये ऑर्डर पास हुए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट का ये हुआ था, और सारे उन्होंने दिए उसे, ठीक है। लेकिन उसकी जो पब्लिक सेंक्टिटी है, जो पब्लिक अप्रूवल है, वो कम होता है थोड़ा सा। लीगल अप्रूवल तो 100% होता है, पब्लिक में थोड़ा सा कम होता है। तो बस उसका ये एस्पेक्ट ज़रूर रहा। कल को मान लीजिए कि फडणवीस की पार्टी किसी मुद्दे पे बंद का आयोजन करती है, करते हैं इंसान, होता कई दफ़े, रूलिंग पार्टी को भी करना पड़ता है कई दफ़े। आप कैसे बंद करोगे? 2 लाख लोगों को कैसे बंद करोगे? आप बताओ, कौन सी मशीनरी आपके पास में? तो ये थोड़ा सा रहा। अच्छी बात ये निकली इसमें कि बंद नहीं हुआ, ये खुशी की बात है। चाहे उसका क्रेडिट कोर्ट को दो, किसी को दो, कोर्ट को जाएगा अपेरेंटली, तो अपेरेंटली क्रेडिट गोज टू कोर्ट ओनली जो है। तो इस पर्टिकुलर घटना में क्रेडिट कोर्ट को गया, बंद नहीं हुआ, बम्बई बंद नहीं हुआ, पुणे बंद नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। सर ये जो लेटरल एंट्री कंट्रोवर्सी जो हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो देखो, मैंने पढ़ा कहीं कि डेथ ऑफ ए रिफॉर्म, एक सिंगल सेंटेंस तो ये है इसका जो है। इसका बेसिक पर्पज़ ये था कि IAS सबसे सर्वज्ञाता तो हो नहीं सकते, कई टेक्निकल इश्यूज़ हैं, आर्थिक क्षेत्र हैं। जैसे मनमोहन सिंह को आप लाए थे ना, एक्सपर्ट था, मोहनटेक सिंह को लाए थे ना आप, और पता नहीं एक लंबी लिस्ट है उसके अंदर जिन जिन लोगों को लाए थे आपके, वो इसी लेटरल तरीके से आए थे। कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, कुछ लोग इतने विद्वान हो जाते हैं और इतने मान्यता प्राप्त हो जाते हैं कि उनकी योग्यता के बारे में, उनकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल लीडरशिप के बारे में कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता, और पूरा देश सहमत होता है, चलो यार 2 पोस्टों पे ले, कोई सोचता ही नहीं इस बात को जो है। लेकिन अब ये क्या, थोड़ा सा एक तो ज़्यादा हो गया, 63 हो गए पिछली बार जो है, अभी ये 45 हो रहे थे, अब इसमें 10 जॉइंट सेक्रेटरी है, 35 डिप्टी सेक्रेटरी डायरेक्टर वगैरह है करके जो है। तो थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और इसके 2 पहलू और हैं। एक तो इसको पॉलिटिकल कलर दिया लोगों ने कि RSS के लोग आ रहे हैं, RSS जो रिकमेंड कर रहा है वही लोग आ रहे हैं, ठीक, विच आई डोंट थिंक मे बी करेक्ट। हो सकता है 2-4 लोग रेफ़र की हों। आदमी जब अपनी सरकार होती है देखते हैं तो आप रेफ़र करते हैं ना, अपने पास नहीं भी हो सरकार रेफ़र करता है ना। अब कल को आदित्य एप्लीकेशन लेके आई कि ये एंकर अच्छी साहब इसको जरा देख लीजिए, देखते हैं अपन, वो लग गया तो मतलब थोड़ी कि लेटरल एंट्री हो गई उसकी, दैट वे जो है। तो इस तरह से हुआ वहाँ पे। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये हुआ जो ज़्यादा सीरियस है, जो अमित शाह ढूंढ लेंगे उसको जो है, कि डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स का एक जो ग्रुप है, सिविल सर्वेंट्स का जो है, दे हैव ट्राइड टू परसुएड पॉलिटिशियंस टू साबोटेज दिस स्कीम। उनको अपना इंटरेस्ट लगा इसके अंदर, ऐसे सारे भर्ती हो जाएंगे कल को, फिर दैट वे जो है। तो ये सब हुआ, सरकार ने एक बार उसको वापस लिया, लेकिन सरकार तो फिर ठीक कर देगी उसको, उसमें डाल देंगे रिजर्वेशन, क्या फ़र्क पड़ेगा, 45 में 4 लोग चले जाएंगे, या 28% 4-5 लोग जितने बनते हैं उसमें चले जाएंगे, उससे क्या इशू होगा, स्कीम तो वापस आएगी। लेकिन कुल मिला के इट वॉज पुअर इन टेस्ट, इसका जो विरोध हुआ एक तरह से जो है। बस सरकार को इतना सा देखना चाहिए कि एक तो रीजनेबल संख्या में हो, ये थोक में नहीं हो, जिसे हम कहते हैं ना भाई रीजनेबल, मतलब एक 63 पहले हो गए, अब 45 और हो गए, चलो ठीक है भाई 100 हो गए, तो एक ये परंपरा नहीं बन जाए। मतलब एक तरह से लेटरल एंट्री शुड नॉट बी बैकडोर एंट्री फॉर फ्यूचर,
ये ज़रूर थोड़ा सा एक उस तरह से देखना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा प्रयास है। और जैसे मैंने आपसे कहा, नरेंद्र मोदी सरकार के जो 3 कानून जो वापस हुए, डेफर हुए, जिनको यू टर्न कहा गया, वो सारे के सारे टॉप प्रायोरिटी पे अमेंडमेंट्स के साथ वापस आएंगे। तो लेटरल भी वापस आएगा। बाकी फर्स्ट फेज़ में इट वॉज ए डेथ ऑफ ए रिफॉर्म। राइट। सर, कोटे में कोटा पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद देश और सरकार के बीच में काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है, ऐसा क्यों? वो तो एक देखिए, एक पूरा वर्ग है ना, एक बड़ा वर्ग है SC/ST समाज का, उनको कोई सुविधा मिल रही है। और ये रूल है कैसा कि वंस फैसिलिटी ग्रांटेड कैन नॉट बी विड्रॉन। एक प्रैक्टिकल व्यू है लाइफ के अंदर। किसी को कोई सुविधा अगर आपने दी है, वो कहा जाता है 10 साल के लिए विड्रॉ हो नहीं सकती, और विड्रॉ नहीं हुई आज तक। देखिए 10 साल बढ़ता चला गया नहीं, उसका भी कोई दिक्कत नहीं। क्रीमी लेयर का इशू आ गया, वो भी लिमिटेड लोगों तक है, प्रमोशन की जो बात है, लेकिन सेंटिमेंट उसका इंपॉर्टेंट है। आम आदमी तो ये समझेगा ना कि SC/ST का हटा दिया आपने, कोटा हटा दिया। कोटा नहीं हटा, खाली क्रीमी लेयर में 8 लाख की इनकम से ऊपर जिनकी है वो लोग उससे कवर होते करते हैं, खैर जो भी है। लेकिन एक पॉलिटिकल मूव था, तो विरोध होना स्वाभाविक था उसमें जो है। तो विरोध हुआ, संगठनों ने विरोध किया और बंद भी किया। लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे ख्याल से बंद में कोई ज़्यादा हिंसा हुई कि 1-2 जगह पे छोड़ के, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ। एनी हाउ, तो ये बंद हुआ इस पर, तो ये पॉलिटिकल बंद था जैसे और पॉलिटिकल बंद होते हैं। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि सरकार भी कहीं ना कहीं इस तरह से साथ है इस मुद्दे पे। जो बंद वाले लोग मांग कर रहे हैं कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट का लागू नहीं हो, सरकार भी वही चाह रही है। तो इस बंद को मैं सरकार का विरोध का बंद नहीं मानता एक्सटेंडेड उसमें थिंकिंग में जो है। कारण क्या, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 100 MPs मिले प्रधानमंत्री से, और सरकार ने तय किया कि इस फैसले को रिव्यू करवाएंगे। मतलब क्रीमी लेयर के फैसले से सरकार सहमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार सहमत नहीं है, और अब वो हो जाएगी रिव्यू पिटीशन जो है, हो गई है शायद आजकल में, हो जाएगी, नहीं हुई तो जो है। और एक बड़ी बेंच बैठेगी, वो बेंच उस पर कॉल लेगी जो भी है। और अभी चूँकि सरकार कंसर्न है और सरकार डरी हुई है, पिछली बार देखिए SC/ST के वो जो प्रचार हो गया था कांग्रेस का, उससे नुकसान हुआ, तो सरकार भी नहीं चाहती कि कोई ऐसा नया बखेड़ा खड़ा हो या कोई नई सिचुएशन ऐसी आए। तो सरकार ने कहा अभी तो ठीक है, इस फैसले को रुकवाओ, इसको रिव्यू करवाओ। तो रिव्यू कर रहे हैं। तो जो बंद हुआ है उनका स्टैंड और सरकार का स्टैंड ये कहीं ना कहीं एक जैसा है, पैरेलल है, कंट्राडिक्शन नहीं है इनमें, टकराव नहीं है आपस के अंदर जो है। तो बंद हुआ, तो नाउ लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच जब बैठेगी तो क्या फैसला करती है। जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, तो आपको क्या लगता है कि ये मसला कहाँ तक पहुँचा है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला हो या कार्यकारी अध्यक्ष का मसला, ये कहाँ जाकर रुका हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पे RSS और भाजपा के बीच कोई सहमति नहीं बन पा रही है एज ए संगठन, जिसे कहना चाहिए। तो इसलिए शायद डिले हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। आई मे नॉट बी करेक्ट, जितना जानकारी है उतनी जानकारी होती है। अभी राजनाथ सिंह के घर पे बैठक हुई थी, RSS के एक टॉप फंक्शनरी भी थे वहाँ पे, अरुण कुमार भी थे उनके साथ, हाँ वो जो लोग थे वहाँ पे, शायद सरकार के लोग भी थे 1-2 जो हैं। मेन मुद्दा ये इस बात का है कि RSS ये चाह रहा है कि संगठन पे हमारा अधिकार रहे। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि संगठन उनके हाथ से निकल गया है, जो पहले मैंने कहा था जो है। तो चाहते हैं वापस लाए, संगठन हमारे पास रहे। और संगठन और सरकार जो पार्टी भाजपा और RSS की बात करते हैं अगर, तो वो तो आत्मा और प्राण वाली बात है, तो डिबेटेबल सब्जेक्ट है। तो क्या होगा? तो बहरहाल ये है कि फैसले वही हो रहे हैं जो नरेंद्र मोदी अमित शाह कर रहे हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि शायद देवेंद्र फडणवीस का तय हो जाए। हालांकि आदित्य बता रही थी कि भी धर्मेंद्र प्रधान का है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि फडणवीस का है। और उनके लिए सरकारी मकान भी देखा जा रहा है दिल्ली के अंदर के, अगर आते हैं तो कहाँ रहेंगे, जैसे प्रोसीजरल सब बातें होती हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये डिले इसलिए हो रहा है शायद कि RSS और भाजपा में एक आम सहमति किसी नाम पे नहीं बन पा रही थी या नहीं बन पा रही है, और ऐसी आशा की जानी चाहिए कि सहमति बन जाएगी। और उसमें मेरा व्यू ये है कि जो फाइनल शॉट्स हैं तो मोदी अमित शाह विल बी कॉलिंग द फाइनल शॉट्स, ऐसा मेरा आकलन है। तो लेट्स सी, देवेंद्र फडणवीस जी बनते हैं अगर, तो कौन कह सकता है कि मोदी शाह के आदमी नहीं है? कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता दैट इज है। तो लेट्स सी व्हाट फाइनली कम्स आउट। लेकिन ये कोई इशू नहीं है, बन जाएगा पार्टी अध्यक्ष। अभी नड्डा जी काम कर रहे हैं अच्छे से, चुनाव होंगे शायद उसके बाद ही होगा, कार्यकारी अध्यक्ष बनेगा थोड़े दिन, वो बन जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिले थोड़ा हो रहा है ऐसा लगता है। सर, किसी ज़माने में कश्मीर में RSS का चेहरा रहे राम माधव, उनकी ऐसा लग रहा है कि मुख्य धारा में उनकी वापसी हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि वापसी प्रधानमंत्री अमित शाह ने करवाई है कि या कि मोहन भागवत ने करवाई है, लेकिन अखबारों में प्रचार ऐसा है कि RSS के कहने से उनकी वापसी हुई है।
विच आई एम नॉट वेरी श्योर, मतलब कि अभी तक मेरा ये पक्का मानना है कि कोई भी फैसला पार्टी का बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी अमित शाह की स्पेसिफिक सहमति के बिना नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आरएसएस ने परसू किया हो, परसुएड किया हो और उन्होंने एग्री किया हो उसको, इन अखबारों का ये प्रचार सही नहीं है कि वो आरएसएस ने अपना वो ट्राई किया और उसको ला के वहाँ पर लाए हैं। वन सेकेंड ये कि इट्स ए वेलकम मूव किसी ने किया हो, आप यूँ मानिए उनका काफ़ी अच्छा रहा है वहाँ पहले नॉर्थ ईस्ट में, और इसमें बहुत मेहनत की उन्होंने। और पहले जो गठबंधन होते थे भाजपा का गठबंधन हुआ था जी, उसका क्रेडिट उनको था। उन दिनों में अमित शाह और इस तरह का नहीं था ज़्यादा, और इस तरह का जो है तो लोअर लेवल पे काम दिया हुआ था, तो सारा जो है ये अब तो कुछ भी वहाँ अमित शाह के बिना पूछे कश्मीर में नहीं होता है, आप देखते हैं, क्योंकि इज़ मास्टर माइंड द आर्ट। सारा 370 वगैरह उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, सारा कश्मीर पॉलिटिक्स पे पूरी उनकी पकड़ है। एनी हाउ, तो राम माधव इज़ ए वेलकम एंट्री, और उनके आने से ज़रूर मजबूत होगा। लेकिन फिर वही सवाल आएगा, राम माधव करेंगे क्या? सारा काम तो अमित शाह कर चुके हैं, गठबंधन कुछ हो नहीं रहा है इस तरह का। इक्का दुक्का कोई गठबंधन होना था उग्रवादी के साथ में, तो मैंने सुना आरएसएस ने ऐतराज़ किया कि एक सीट के लिए क्यों अपना धर्म खराब करें, क्यों उग्रवादी की संगठन से जोड़ें। तो चलो छोड़ो, जाने दो जो वहाँ पे है। तो उनकी जो मास्टरी है राम माधव की, वो अलायंसेस करने में है, तो अलायंसेस तो कोई ज़्यादा गुंजाइश है। लेकिन ठीक है, आरएसएस का पुराना चेहरा है, पुराने व्यक्ति हैं, काम करेंगे तो पार्टी का फ़ायदा ही होगा। लेकिन ये फैक्ट है कि एक लंबे समय बाद उनकी मुख्य धारा में वापसी हुई है, विच मी से इज़ ए वेलकम मूव। सर, मैसूर लैंड स्कैंडल में फंसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का पॉलिटिकल करियर कैसे देखते हैं आप? जन्मपत्री भाग्य, उसमें लिखा वही होगा। अभी तो हाई कोर्ट का टेम्पररी स्टे है, बट यू नेवर नो, कि कागज़ पत्र जो बने हैं काफ़ी मजबूत बनाए हैं लोगों ने, राजभवन में वकीलों ने बनाए होंगे बैठ के, सेक्रेटरी ने बनाए होंगे, बनाते हैं। गवर्नर हैज़ एवरी राइट टू कंसल्ट सीनियर लॉयर्स जो है, तो कागज़ काफ़ी मजबूत हैं। अब वहाँ से अगर चूके तो सुप्रीम कोर्ट आएंगे जो है। सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रेंड तो इस तरह का राहत देने का है थोड़ा सा इन दिनों जो है, तो राहत मिल गई उनको। तो जैसे येदियुरप्पा का वो जो पॉप्सो का केस था, एक्ट का पॉप्सो एक्ट का जो केस था महिला उत्पीड़न का, वो स्थगित हो गया, तो ना ही सेफ। तो ये भी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट जब वो आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट पक्का आएंगे, क्यों वो नहीं आएंगे तो सामने वाले लोग आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको स्टे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वहाँ क्या क्राइसिस नहीं है, अगर वो पद छोड़ते भी हैं ना वहाँ पे, तो रेडीमेड चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है वहाँ पे, DK शिव कुमार, ही इज़ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और फेयरली पॉपुलर, तो उनका कोई ऐसा कोई नहीं होगा। बस ये बात ज़रूर है कि प्रोसिक्यूशन होता है तो तकलीफ तो है, भाई जेल नहीं जाना पड़े, दैट वे जो है। अदरवाइज हम सत्ता का संघर्ष नहीं है, कांग्रेस इज़ वेल प्रिपेयर्ड कि अगर ऐसी कोई, अभी तो क्या वो सपोर्ट करेंगे सिद्धारमैया को हर लेवल पे अप टू लास्ट। जब बाजी हाथ से निकल जाएगी तो उसका शपथ करा देंगे दूसरे आदमी की, तो बीजेपी की मॉरल विक्ट्री हो जाएगी, आप यूँ समझिए इस तरह से। लेकिन कोई ऐसा कोई खेल हो जाए वहाँ पे कि 25-50 लोग छोड़ के आ जाएं, अभी ऐसा नहीं लग रहा। आज की तारीख में ऐसा मूड नहीं है लोगों का अभी, आज जो सिचुएशन ऐसी लग रही है जो है। तो सिद्धारमैया का है। अब इसका दूसरा पहलू है, सिद्धारमैया ने इसके पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा एस डी कुमार स्वामी जो पहले शायद चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं एक बार, और अभी सेंटर में मिनिस्टर हैं वहाँ पे जो है, JDS कोटा से, बीजेपी के साथ उनके अलायंस है वहाँ पे जो है। उसके जब वो थे वहाँ पे तो कोई खदान से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड कोई इशू था, कंप्लेंट थी वहाँ पे जो है, तो उनके खिलाफ और 3 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ और एक जनार्दन रेड्डी वहाँ के माइनिंग किंग हैं, उनके खिलाफ एक जांच हुई। लोकायुक्त ने SIT बैठा के जांच करी, जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए। SIT ने रिपोर्ट गवर्नर को भेज दी है जो प्रमाणित है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि गवर्नर पक्षपात कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड हो रहा है हमारा जो है, कि हमारे तो खिलाफ कोई आरोप न तो पुलिस के थे न लोकायुक्त के थे, प्राइवेट लोगों के आरोप थे, एक्टिविस्ट के आरोप थे। तो आपने हमें प्रोसिक्यूट की सैंक्शन दे दी प्रोसिक्यूशन की हमारे खिलाफ, और इस केस में चूँकि सब कुछ है तो आप सैंक्शन नहीं दे रहे हैं। तो एक नया धर्म संकट राजभवन के सामने आने वाले दिनों में, और राजभवन नेचुरली उम्मीद कम है कि सैंक्शन आए अभी जो है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे वापस वो लोग जो है, फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट वैसे ही चलेगा जैसे मद्रास और केरल और उन राज्यों के चल रहे हैं ना, गवर्नर्स के, मुख्यमंत्रियों के चल रहे हैं, गवर्नर से हमारी फाइलें नहीं निकाली, हमारे बिल क्लियर नहीं किए, एक नया बखेड़ा यहाँ शुरू हो जाएगा, दैट वे जो है। लेकिन ये एक थ्रेट है ये, तो इशू थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है एक तरह से, कि वो जो जेल जाने की स्थिति में आ रहे हैं सिद्धारमैया, मान लो, तो वैसी स्थिति में उससे ज़्यादा मेरिट पे स्ट्रॉन्ग स्थिति में ये आ रहे हैं कुमार स्वामी। तो लेट अस सी कि क्या कोर्ट कचहरी में क्या डिसाइड होता है, पॉलिटिकली क्या होता है। सर, राजनाथ सिंह की चेन्नई यात्रा से आखिर भाजपा आलाकमान क्यों खुश है? किसी चमत्कार की उम्मीद है क्या? राजनाथ सिंह लकी हैं,
बहुत दिनों बाद एक बड़ा पॉलिटिकल मूव उनके हाथ से हो गया है, चाहे जाने अनजाने में हो गया है। उसका क्रेडिट उनको मिलेगा अगर चीज़ें मेटलाइज होती हैं तो। प्रधानमंत्री ने भेजा था उन्हें वहाँ पे, करुणानिधि की शताब्दी समारोह था वहाँ पे, गए वहाँ पे भाषण दिया उन्होंने, तारीफ़ की वहाँ पे उसकी, और उनको कह दिया कि टीटान मतलब यहाँ के राजा सम्राट या एक जैसे होती क्या कहते हैं उसको, वो थे वहाँ के तमिलनाडु के जो है, तो उतनी तारीफ़ की उन्होंने और कहे भी एक युग पुरुष थे जैसे टीटान, मतलब करुणानिधि युग पुरुष थे, हिंदी में रूपांतरण अगर उसका देखें तो जो है। तो स्टालिन बड़े प्रभावित हुए चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भाषण में कहा भी आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, और ऐसी तारीफ़ तो मेरे पिताश्री की हमारे डीएमके वाले ने भी नहीं करी कैसी, जैसे राजनाथ सिंह ने करी है। तो एक नया दौर शुरू हो गया है कि क्या इन दोनों दलों के बीच भी कोई बातचीत की संभावना बनती है क्या, और राजनीति संभावनाओं का खेल है आप जानते हैं, और स्टेट ऑफ माइंड होता है, और ऐसा कुछ है नहीं जो है। अभी तो क्या है कि स्टांस सपोर्टर हैं डीएमके कांग्रेस आपस में, आप देखिए, लेकिन क्या अटल बिहारी के समय में डीएमके और भाजपा साथ रह चुके हैं, 4 मंत्री केंद्र में रह चुके हैं। तो राजनाथ सिंह के हाथ से जाने अनजाने में एक संभावना वहाँ जन्म ले रही है, वहाँ पे जिसको अमित शाह पकड़ लेंगे उस बात को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो एक नई रचना है ये इस एनडीए की। 22 लोग हैं, 10 लोग राज्यसभा में हैं, वो 28 लोग हैं टोटल। आए दिन कोई न कोई बात कहते हैं तो ये भी परेशान रहते हैं कि यार ये वापस करो, उसको वापस करो, इसको स्टे करो, ये यू टर्न करो जो है ये, तो कुछ पता नहीं कि क्या है। लेकिन राजनाथ सिंह की इसलिए यात्रा से भाजपा वाले खुश हैं, और आला कमान खास करके क्यूरियस है और एक्साइटेड है देखने के लिए कि ये बात क्या आगे बढ़ती है, कि ये वाली बात क्या वापस से भाजपा डीएमके एक हो सकते हैं, क्या अलायंस आपस में हो सकता है कि इस तरह का। सो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग। सर, क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की नई पेंशन योजना 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर गेम चेंजर है? ऑफ कोर्स है। अब इसका इनिशियल रिएक्शन आया नहीं उस तरह से कर्मचारी नेताओं से, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो आया है, जितना आया है वो अच्छा आया है। और इसका ब्रेन चाइल्ड जो है प्रधानमंत्री ने उनको बनाया था, अश्विनी वैष्णव को, उन्होंने पूरा होमवर्क के स्कीम को बनाया और ऐसा बना दिया है कि 25 साल की नौकरी अगर आपकी हो गई है तो बेसिक पे का 50% आपको मिल जाएगा, और किसी भी इसमें कब भी आप रिटायर होंगे, छोड़ के जाएंगे, तो 10,000 रुपये मिनिमम आपको पेंशन तब भी मिलेगी, और फिर महंगाई भत्ता वगैरह बढ़ता करता है ये जो है। तो मूव तो मास्टर है और पॉपुलर मूव लगता है मुझे ये, और नरेंद्र मोदी खुद ने पहल करी इसके लिए और कर्मचारी नेताओं को बुलाया, उनके साथ बातचीत करी। पर्दे के पीछे रहे नरेंद्र मोदी 6 महीने तक, फिर एकदम से सामने आए जब फाइनल हो गई सारी बातें, जब वैष्णव ने सब लोगों से 100 से ज़्यादा यूनियन से बातचीत होगी, सब कुछ हो गया तो आ गई। तो फेस वैल्यू पे तो यही लग रहा है कि पॉपुलर स्कीम है, और इसने कांग्रेस की जो ओपीएस इसको पीट दिया है ऐसा लगता है। और अब क्या है कि केंद्र सरकार ने और भाजपा ने कहा है कि जो राज्य लागू करना चाहें कर सकते हैं, ऑप्शन है आपको जो है ये। तो महाराष्ट्र ने कल रात ही लागू कर दिया इसको, तो ऐसे लगता है बीजेपी की सारी रूल्ड स्टेट्स हैं ये हो जाएगा। तो अगर ये हुआ तो चुनाव आ रहे हैं सामने, दिल्ली का चुनाव आ रहा है, हरियाणा का चुनाव आ रहा है, देखिए झारखंड का चुनाव आ रहा है, सारे चुनाव आ रहे हैं, कश्मीर का चुनाव आ रहा है, महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है। अब देखिए, तो ये गेम चेंजर हो सकती है। कांग्रेस के हाथ में एक जो गोल्डन छड़ी जिसे कहते हैं आ गई थी इसकी ओपीएस की जो है, वो छिन सकती है उनसे जो है। तो लेट अस सी फॉर अनदर 15-20 डेज कि इसका फाइनल रिएक्शन इस स्कीम का कैसे किस तरह से आता है। अगर ये स्कीम एक्सेप्टेबल होगी सब केंद्रीय कर्मचारियों में, सब में जो है ये, तो फिर निश्चित तौर पे गेम चेंजर होगी ये। और जो कांग्रेस को सपोर्ट मिलता था सरकारी कर्मचारियों का ओपीएस के कारण से, वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा मैजिक वॉन्ड है, तो वो किसके हाथ में कैसी रहती है वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन क्योंकि भारतीय राजनीति से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर जो आपकी भविष्यवाणी रहती है जेसी सर, वो अक्सर सच साबित होती है। तो आज भी कई सवालों में ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां आपने की हैं। बीजेपी की स्ट्रैटेजी, विपक्ष का परसेप्शन, ये सब कुछ आने वाले समय में भारतीय राजनीति में किस तरीके से उभर कर सामने आता है, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ, बने रहिए भारत 24 के साथ।